नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। सीजेआई के अनुसार वर्तमान में अधिकांश जनहित याचिकाएं नीतिगत मामलों पर केंद्रित है और वास्तविक जनहित याचिकाएं कम हो रही है। गृह मंत्रालय ने विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की। रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपणों से होने वाले उत्सर्जन से पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी RCS उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक के 8 वर्ष पूरे हुए। खाद्य एवं कृषि संगठन की ग्लोबल फूड फोरम WFF में ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम GFFF का शुभारंभ किया गया। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग तथा फिक्की ने मुंबई में इंडिया कैंप 2024 आयोजित किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। CJI के अनुसार वर्तमान में अधिकांश जनहित याचिकाएं नीतिगत मामलों पर केंद्रित है और वास्तविक जनहित याचिकाएं कम हो रही है। हाल ही में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें निवेदन किया गया था कि OTT और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को विनियमित करने के लिए सरकार को एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना हेतु निर्देशित किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने इसे खारिज करते हुए जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को लेकर चिंता प्रकट की है। तो सबसे पहले जानते हैं जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के बारे में। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जनहित याचिका सामान्यतः किसी तीसरे पक्ष से जुड़े मामलों के लिए दायर की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि सरकार, उद्योग आदि की किसी कार्रवाई या गतिविधि या अन्य किसी कारण से पर्यावरण, लोकहित आदि को नुकसान पहुंच रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जनहित याचिका दायर कर सकता या सकती है, भले उस व्यक्ति या संस्था को संबंधित कार्रवाई या गतिविधि से कोई नुकसान हुआ हो या न हुआ हो। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई 1976 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लोकल स्टैंडी के सिद्धांत का विस्तार किया था। इससे जनहित याचिका की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। गौरतलब है कि लोकल स्टैंडी का अर्थ है किसी अदालत में कानूनी कार्रवाई के लिए याचिका दायर करने या अदालत में पेश होने का अधिकार। साथ ही हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में देश की पहली जनहित याचिका दायर की गई थी। यह याचिका जेल की अमानवीय स्थिति के बारे में एक एक्टिविस्ट वकील द्वारा दायर की गई थी। इसके महत्व की बात करें तो यह उन लोगों को न्याय दिलाती है जो जागरूक नहीं है, अनभिज्ञ है तथा निर्धन या निरक्षर है। अब समझते हैं आखिर जनहित याचिका का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। चूंकि जनहित याचिका को किसी भी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, इस कारण इस सुविधा का कई बार दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए 2010 के उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका की शुद्धता और शुचिता को बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट्स को 8 निर्देश जारी किए थे, जो इस प्रकार है। पहला है केवल विशुद्ध व प्रामाणिक PIL को ही स्वीकार करना। इसके बाद है विशुद्ध PIL को बढ़ावा देने के लिए नियम बनाना और दुर्भावना से दायर की गई PIL को हतोत्साहित करना। अगला है याचिकाकर्ता की प्रामाणिकताओं का सत्यापन करना, साथ ही इसमें उल्लिखित कंटेंट्स के औचित्य की जांच करना। इसके अलावा किसी PIL पर सुनवाई शुरू करने से पहले यह जांच करना कि उसमें पर्याप्त लोकहित निहित है या नहीं। साथ ही उस PIL को प्राथमिकता देना जिसमें व्यापक लोकहित, गंभीरता और तात्कालिकता निहित हो। अगला है यह सुनिश्चित करना कि PIL में कोई व्यक्तिगत लाभ और निजी या दुर्भावनापूर्ण हित शामिल ना हो। और अंत में नवाचारी पद्धतियों को अपनाना यानी गैर जरूरी PILs को रोकने के लिए जुर्माना लगाना। बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 479 को लागू करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय यानी MHA की ओर से जारी एडवाइजरी में विचाराधीन कैदियों को लंबी अवधि तक हिरासत में रखे जाने के मुद्दे को उठाया गया है। साथ ही इसमें विचाराधीन कैदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को भी रेखांकित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरकार को कानूनी रूप से यह निर्देश दिया गया है कि BNSS की धारा
479 सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगी, भले ही मामला 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज किया गया हो। आपको बता दें कि बीएनएसएस इस तिथि को लागू हुई थी। अब बीएनएसएस के तहत कैदियों के लिए जमानत संबंधी प्रावधान के बारे में विस्तार से समझते हैं। नियमित मामलों की बात करें तो यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अब जानते हैं पहली बार अपराध करने वालों के लिए क्या प्रावधान है। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह मृत्यु या आजीवन कारावास वाले अपराधों के लिए लागू नहीं है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में विचाराधीन कैदियों के बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 भारतीय जेलों की ऑक्यूपेंसी रेट 131.4% है। इसका अर्थ है कि जेलों की औसत क्षमता से 31.4% अधिक कैदी जेलों में बंद हैं। इसमें लगभग 75% विचाराधीन कैदी है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जेल राज्य सूची का विषय है। गौरतलब है कि एक विचाराधीन कैदी जेल या न्यायिक हिरासत में होता है, जबकि उसके खिलाफ आरोपों की सुनवाई अदालत में होती है। विचाराधीन कैदियों के बारे में जानने के बाद अब भारत में विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में समझते हैं। इन कारकों में शामिल है पुलिस द्वारा मनमानी गिरफ्तारियां, कानूनी अधिकारों की अनदेखी, मुकदमों की सुनवाई में देरी, अदालतों द्वारा जमानत देने की अनिच्छा, जमानत राशि देने में कैदियों की असमर्थता आदि। खबर के अंत में विचाराधीन कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला उपाय है गरीब कैदियों को सहायता योजना देनी चाहिए। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर उन कैदियों को राहत प्रदान की जाती है जो जुर्माना नहीं भर सकते या जमानत बॉन्ड नहीं दे सकते। इसके साथ ही ई जेल पोर्टल यह जमानत के लिए पात्र कैदियों की पहचान करने के लिए त्वरित और आसान तरीके से कैदियों का डेटा प्रदान करता है। इसके अलावा मॉडल जेल मैनुअल 2016 इसमें विचाराधीन कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जेलों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपणों से होने वाले उत्सर्जन से पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ रहा है। पिछले 15 वर्षों में प्रति वर्ष प्रक्षेपित रॉकेटों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है। इसके अलावा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। गौरतलब है कि अंतरिक्ष मलबे का पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश 1 दशक में 2 गुना हो गया है। साथ ही इस मलबे के वायुमंडल में दहन से विषाक्त उत्सर्जन होता है। खबर के शुरुआत में रॉकेट प्रक्षेपणों का वायुमंडलीय प्रभाव क्या होता है ये समझते हैं। एल्यूमिना यानी Al2O3 तथा ब्लैक कार्बन यानी कालिक। एल्यूमिना तथा कालिक पृथ्वी से आने वाली दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ने लगता है। आपको बता दें कि गर्म समताप मंडल के परिणाम स्वरूप रासायनिक अभिक्रियाओं में तेजी आने लगती है। इससे ओजोन परत का तेजी से क्षरण होने लगता है। अगला प्रभाव है ओजोन क्षरण। रॉकेट प्रक्षेपण से निकले एल्यूमिना, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि सभी समताप मंडलीय ओजोन क्षरण में योगदान करते हैं। ज्ञातव्य है कि ओजोन संरक्षण पर केंद्रित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में रॉकेट उत्सर्जन को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक रॉकेट के प्रक्षेपण से प्रति यात्री 50 से 75 टन CO2 उत्पन्न होता है, जो हवाई जहाज की उड़ानों की तुलना में काफी अधिक है। साथ ही ऊपरी वायुमंडलीय स्तर का प्रदूषण। प्रणोदक उत्सर्जन का लगभग 2/3 भाग समताप मंडल और मध्य मंडल में निर्मुक्त होता है और कम से कम 2 से 3 वर्षों तक वहीं बना रहता है। यहाँ तक कि तरल हाइड्रोजन द्वारा प्रणोदित यानी प्रोपेल्ड ग्रीन रॉकेट भी जल वाष्प उत्पन्न करते हैं और अधिक ऊंचाई पर एक ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करते हैं। और अंतिम प्रभाव है धात्विक राख। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर सकती है। इससे ग्रह की सतह पर अधिक हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण पहुंच सकता है। खबर के अंत में प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या है ये समझते हैं।
पहला है लघु उपग्रहों का क्षैतिज प्रक्षेपण। यह बोइंग 747 के विंग्स के नीचे से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इससे सामान्य रूप से भूमि से प्रक्षेपित किए जाने वाले और भारी भरकम रॉकेट के ईंधन का लगभग 20वां भाग ही खपत होगा। इसके अलावा पुनः प्रवेश के लिए प्रक्षेप पथ यानी ट्रेजेक्ट्री नियंत्रण। नए प्रयासों में उपग्रहों का कम ऊंचाई पर दहन का सुझाव दिया जाता है ताकि धातु ऑक्साइड पृथ्वी पर तेजी से वापस आ सके। साथ ही वैकल्पिक ईंधन और डिजाइन सुधार भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत बायो प्रोपेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अपशिष्ट को कम करने के लिए फिर से उपयोग में आ सकने वाली प्रक्षेपण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक के 8 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वाराणसी से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। खबर की शुरुआत में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इसका नोडल मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय नागर विमानन नीति यानी NACP 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है। गौरतलब है कि पहली रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान फ्लाइट शिमला और दिल्ली के बीच 2017 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से भारत के दुर्गम और निम्न कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में फ्लाइट अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी में सुधार करना है ताकि आम जनता के लिए हवाई यात्रा वहनीय बनाई जा सके। अब इस योजना के लाभ भी समझ लेते हैं। पहला लाभ है यात्री किराए में रियायत। हवाई यात्री किराए की ऊपरी सीमा तय कर दी गई है। शुरुआत में यह प्रति यात्री 2500 रुपए थी। साथ ही एयरलाइंस को सहायता। केंद्र सरकार कम यात्री किराए के कारण एयरलाइंस को होने वाले नुकसान की भरपाई वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF के रूप में करती है। रीजनल कनेक्टिविटी फंड यानी RCF के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार इस फंड को वित्त पोषित करने के लिए भारत के भीतर संचालित अनुसूचित उड़ानों पर लेवी लगाती है। इस तरह यह एक प्रकार का स्व वित्त पोषित तंत्र है। यह बाजार पर निर्भर मॉडल है। जानकारी के लिए बता दें कि एयरलाइंस विशिष्ट उड़ान मार्गों पर यात्रियों की संख्या का आकलन करने के बाद बिडिंग राउंड के दौरान अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। अब हाल ही में हुए बदलाव भी जान लेते हैं। वर्तमान में उड़ान योजना का 5वां चरण चल रहा है। इस चरण में कई बदलाव किए गए हैं। फ्लाइट डिस्टेंस की 600 किलोमीटर की सीमा को हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्थान और गंतव्य स्थान के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता दोनों क्षेत्रों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को 600 किलोमीटर तक के लिए सीमित कर दिया गया है। पहले यह 500 किलोमीटर तक के लिए सीमित थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। खबर के अंत में उड़ान योजना की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। पहला है सभी आकारों के नए विमानों की मांग में वृद्धि हुई है। योजना की वजह से नए विमानों की मांग बढ़ी है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन मार्ग पर जोर दिया गया। इस योजना ने खजुराहो मध्य प्रदेश, देवघर झारखंड, अमृतसर पंजाब और अगाती द्वीप लक्षद्वीप जैसे पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से सफलतापूर्वक जोड़ा है और सुदूर क्षेत्रों के लिए एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। उड़ान योजना ने देश भर के 34 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई मार्ग से जोड़ा है। इनमें गुजरात के मुंद्रा से, अरुणाचल प्रदेश के तेजू और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से तमिलनाडु के सलेम जैसी एयर कनेक्टिविटी शामिल है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। खाद्य एवं कृषि संगठन के ग्लोबल फूड फोरम WFF में ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम GFFF का शुभारंभ किया गया। GFFF संधारणीय कृषि खाद्य प्रणालियों के निर्माण और जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने में फैमिली फार्मिंग करने वाले किसानों की आवश्यक भूमिका की सराहना करता है। GFF यह भी दर्शाता है कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग 2019-2028 यानी UNDFF अपनी आधी अवधि पार कर चुका है। UNDFF की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी।
यह देशों के लिए फैमिली फार्मिंग को सहायता देने हेतु सार्वजनिक नीतियां विकसित करने और निवेश आकर्षित करने हेतु एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। अब फैमिली फार्मिंग के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। यह कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और जलीय कृषि उत्पादन को संगठित करने का एक साधन है। इसका प्रबंधन और संचालन किसी परिवार द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं और पुरुषों दोनों के पारिवारिक श्रम पर निर्भर होती है। अब बात करते हैं फैमिली फार्मिंग के महत्व के बारे में। पहला महत्व है खाद्य सुरक्षा। विश्व भर में 550 मिलियन से अधिक फार्म्स इसमें संलग्न हैं। यह वैश्विक खाद्य उत्पादन का आधार है। आपको बता दें कि मूल्य की दृष्टि से यह विश्व का 70 से 80% खाद्य उत्पादित करता है। अगला महत्व है पोषण विविधता। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में फैमिली फार्मिंग के तहत विविध एवं पौष्टिक खाद्य का उत्पादन किया जाता है। साथ ही यह फसल जैव विविधता के लिए भी सहायक है। इसके बाद है संधारणीय प्रबंधन। फैमिली फार्मिंग से जुड़े किसान मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने और प्राकृतिक रूप से जलवायु लचीलापन बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों पर न्यूनतम बाहरी इनपुट का उपयोग करते हैं। अब फैमिली फार्मिंग के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें वित्तीय बाधाएं, सहायता तक सीमित पहुंच, आनुवंशिकी और ज्ञान का अभाव, भूमि का विखंडन, बाजार तक पहुंच में कठिनाई, जलवायु संबंधी खतरे, पीढ़ीगत उत्तराधिकार संबंधी समर्थन का अभाव जैसी चुनौतियां शामिल हैं। खबर के अंत में अन्य संबंधित सुर्खियां भी जान लेते हैं। ग्लोबल फूड फोरम यानी WFF के आयोजन के अवसर पर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और कृषि में जल की कमी पर वैश्विक फ्रेमवर्क WASAG ने कृषि में जल की कमी पर रोम घोषणा पत्र को अपनाया। WASAG पहल के बारे में बात करें तो यह पहल जल की कमी संबंधी चुनौतियों से निपटने में देशों की सहायता करने के लिए 2016 में मराकेश में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य नीतियों, कानूनी व संस्थागत ढांचे और वित्त पोषण तक पहुंच तथा जिम्मेदार जल गवर्नेंस के संदर्भ में अधिक राजनीतिक समर्थन जुटाना है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग तथा फिक्की ने मुंबई में इंडिया केम 2024 आयोजित किया। यह इंडिया केम का 13वां संस्करण था। इंडिया केम एशिया प्रशांत क्षेत्र में रसायन उद्योग के सबसे बड़े संयुक्त आयोजनों में से एक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित किए जाते हैं। खबर की शुरुआत में भारत के रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारत का रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग विकसित होते भारतीय विनिर्माण उद्योग का महत्वपूर्ण भाग है। अब बात करते हैं रसायन उद्योग के बाजार सेगमेंट्स के बारे में। बल्क केमिकल, ये अधिक मात्रा में उत्पादित लेकिन कम मूल्य वाले रसायन होते हैं। इनमें क्षारीय, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन शामिल हैं। ये डाउनस्ट्रीम उद्योगों, तेल रिफाइनरी आदि की अधिकांश जरूरतें पूरी करते हैं। अगला है पेट्रोकेमिकल्स। इन्हें पेट्रोलियम डिस्टिलेट भी कहा जाता है। ये रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की रिफाइनिंग से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, परफॉर्मेंस प्लास्टिक आदि शामिल है। इनमें उत्पादन उपभोग का अंतर पिछले कई वर्षों से नकारात्मक स्तर पर बना हुआ है। और अंत में स्पेशलिटी केमिकल, ये उच्च मूल्य और कम उत्पादन वाले रसायन हैं। इनके उदाहरण है सर्फेक्टेंट, टेक्सटाइल केमिकल्स, पेंट और कोटिंग, डाई, एग्रोकेमिकल्स आदि। आर्थिक महत्व की बात करें तो यह उद्योग विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित में 9% से अधिक और देश की कुल निर्यात में 7% का योगदान देता है। विकास क्षमता की बात करें तो वर्तमान में रसायन उद्योग की वैल्यू लगभग $178 बिलियन की है। इसके 2028 तक $300 बिलियन और 2040 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। खबर के अंत में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है स्वचालित मार्ग से विनिर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने 12.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। इसके अलावा पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्रों यानी PCPIRs की स्थापना की गई है। ये उच्च श्रेणी की अवसंरचना हब है। ये नई कंपनियों की स्थापना के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराते हैं। और अंत में प्लास्टिक पार्क, इनका उद्देश्य प्लास्टिक क्षेत्र में निवेश तथा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है।
बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 नई दिल्ली में आयोजित की गई। WTSA अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानकीकरण कार्य के लिए शासी सम्मेलन है। यह सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय स्काई शील्ड पहल यानी ESSI में शामिल हुआ। ESSI को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 2022 में स्थापित किया गया था। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 के साथ दूसरे राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत की गई। यह अपनी तरह का पहला कॉन्क्लेव है। यह कॉन्क्लेव ओडिशा के पुरी में आयोजित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों के एक नए शोध ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें यह कहा गया था कि अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। उनके अनुसार ये वृक्ष पूर्व की चरम जलवायु स्थितियों से ही अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत और एक शावक के लापता होने से इस रिजर्व में बाघ पुनर्वास योजना पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2001 से अब तक वैश्विक स्तर पर वनाग्नि से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अध्ययन में CO2 उत्सर्जन का विश्लेषण करने के लिए वन और गैर वन क्षेत्रों की आगजनी को 12 पारिस्थितिक क्षेत्र पाइरोम्स में विभाजित किया गया है। भारत में पहली बार हीरा आधारित डीप अल्ट्रावायलेट यानी UV फोटो डिटेक्टर के विकास के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। शनि से संबंध एक ट्रोजन क्षुद्रग्रह 2019 UO14 की खोज सभी विशाल ग्रहों के साथ खगोलीय पिंडों की उपस्थिति को दर्शाती है। भारत एक लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में लगातार 2 वर्षों से प्रति 10,000 लोगों पर 1 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा उन्मूलन प्रमाणीकरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानदंड को पूरा करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत करने जा रहा है। ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का उद्देश्य असंगठित कामगारों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।